So welcome. Basically, this is going to be a doubt class. We'll be solving some of the questions you have sent. Now let us look at the first question. This is your first doubt question. It says that a particle starts moving on a circle of radius r with constant speed v. Find the magnitude of average acceleration when the particle traverses quarter circle. तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो कहा यह गया है कि उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। और जब पार्टिकल क्या करता है ना, पूरा ये सर्कुलर क्वार्टर सर्कल कवर करता है। मतलब अगर ये पूरा सर्कल है ना, हमें सिर्फ बताना है कि पार्टिकल जब क्वार्टर सर्कल मतलब इतना पार्ट सर्कल का 1/4 पार्ट कवर करेगा, तो उसमें हमें बतानी है पार्टिकल की एवरेज एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, so let's try to solve this question and see what is the answer. Okay, let us say we have this type of, this is a circle जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, और पार्टिकल क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल पार्टिकल आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इस सर्कल की रेडियस भी दी गई है। लेट अस से इस सर्कल की जो रेडियस है that is given to us and that is small r। और पार्टिकल की वेलोसिटी भी दी गई है हमें। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड दी गई है v। ठीक है, ये पार्टिकल अभी मान लो पोजीशन ए पे है। फिर ये पार्टिकल ट्रेवल्स करता हुआ क्वार्टर सर्कल ट्रेवल करता है। क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है कि पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा है। ऑलमोस्ट क्वार्टर सर्कल यही होता है। ठीक है, कह सकते हो लाइक दिस वे। ओके, लेट मी से let us draw it in a proper manner so that you will be able to understand this. This is nearly quarter circle. Okay, अब ये पहुंच गया पार्टिकल पॉइंट बी पे, ये भी आ रही है। ओके, तो हमसे पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आपको स्पीड दिया गया है, स्पीड है यहाँ पे v। ठीक है, अब मुझे बोलो पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है क्वार्टर सर्कल में। देखो बेटा, पूरा सर्कल होता तो 2πr होती है डिस्टेंस, है ना। 2π होती है डिस्टेंस पूरे सर्कल में। लेकिन क्वार्टर है तो 2πr/4, तो दैट इज इक्वल टू πr/2। ओके, तो ये है डिस्टेंस, टोटल में डिस्टेंस। तो मुझे बोल सकते हो स्पीड के लिए फॉर्मूला जो है दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, तो स्पीड इज v, डिस्टेंस आपके पास है πr/2। ओके यार, स्मॉल r है, सॉरी, इट्स πr/2 और टाइम मान लो t है, तो टाइम यहाँ से निकालो आप πr, यार स्मॉल स्मॉल r, πr/2v, दिस इज द टाइम। ये वो टाइम फ्रेम है, टाइम है जो पार्टिकल को क्वार्टर सर्कल ट्रेवल करने में लग रहा है। नाउ आपको पता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू टी, और a यहाँ से आएगा v डिवाइडेड बाई टी। तो a यहाँ से आएगा v डिवाइडेड बाई टी। टी का वैल्यू आपके पास है πr/2v, तो इसका आंसर बनेगा 2v² डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। दिस इज द एक्सेलरेशन of the particle, this is the acceleration. This one is your doubt number 1। सो इसमें आपको क्या करना है, बस स्पीड देख लो, स्पीड से टाइम निकाल लो और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन में सॉल्व कर यूज कर लो, यू विल गेट द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलें, अब लेते हैं आपका डाउट नंबर 2। डाउट नंबर 2 आपका ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। आई डिस्कस इट वंस with you guys, let us discuss it again. This one, this is doubt number 2. The retardation between the time, the relation between time and the distance is given by this. There is a relationship between time and the distance, and that relationship is given by ax square plus bx.
बीटा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, द रिटार्डेशन इज मींस आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। देखो इसको थोड़ा मैं देखता हूँ, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स आपके पास है। देखिए बेटा सॉल्व कैसे करेंगे। टाइम का रिलेशनशिप है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही वाली रिलेशन है। ओके एक सेकंड लेट अस चेक, हाँ ये वाली रिलेशन है आपके पास। ओके तो आपको निकालनी है रिटार्डेशन। तो मुझे एक बात बोलिए बेटा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए जरा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से आएगा डी टी बाई डी टी, दैट इज ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा। चलिए तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस, एक मिनट सॉरी सॉरी, एक चीज है, ट्वाइस अल्फा एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा, और एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से 1 आएगा, ट्वाइस अल्फा एक्स डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी। यहाँ से निकलेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा कॉमन, और यहाँ से रहेगा v। तो v आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके ये आ गया वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब डी वी बाई डी टी ऑफ दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके सो एक्सेलरेशन आपका यहाँ से ऐसे निकलेगा, a इज इक्वल टू, दिस विल बी, आपको पता है कैसे करना है डिफरेंशिएट, इस ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा को रख लीजिए, यू बाई वी रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और 1 का डिफरेंशिएशन लीजिए, वो तो 0 आएगा माइनस, फिर आप 1 को ऐसे रख लीजिए और दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन आपको लेना पड़ेगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और डिवीजन में जो आ जाएगा वो होगा ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। ओके तो a इज इक्वल, आपको पता है इस चीज का डिफरेंशियल 0 आएगा, तो ये तो छोड़िए, पहली टर्म तो खत्म, तो यहाँ पे बचेगा ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। ओके डॉट, अब इस वाले पार्ट का देखिए डिफरेंशिएशन, ये आएगा ट्वाइस अल्फा और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बीटा वाले पार्ट का 0, तो a इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाई ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन, और ये माइनस साइन, ठीक है ना, बीच वाला माइनस। तो ये आपका जो है ना दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। ओके फिलहाल तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके सो लेट अस सी कहाँ पे हम लोग अटके हैं। तो दैट विल बी ओके। ओके यहाँ पे एक और गड़बड़ है, ट्वाइस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, वो आ गया, लेकिन एक्स का डिफरेंशियल 1 आ गया ना, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ मैं भूल गया, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ना डी एक्स बाई डी टी, और बीटा का आएगा 0, तो दैट विल बी ट्वाइस अल्फा और डी एक्स बाई डी टी फिर से हो गया v। ओके तो a इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 2 अल्फा v। ओके इन तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो आएगा माइनस 2 अल्फा v, 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा ना v, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 2 अल्फा v क्यूब। I guess this must be a correct answer. There must be something which is the correct option. I guess 2 alpha v cube. 2 alpha v cube is the correct option, I guess. 2 alpha v cube is the correct option. 2 alpha v cube. 2 alpha v cube. This must be the correct answer for this question. 2 alpha v cube. Right. We have this option. 2 alpha v cube. That's the correct option. Okay. Sorry, it is t here. Okay, d by dt, not dx by d by dx. Okay. Okay. So we are clear. Now let's take your third out. So we are done with this question. Now
Okay, we will solve this 61, but let us solve first other questions. So we have this one, 33. It says there are particles A and B which move with constant velocities. There are two particles which are moving with the constant velocities v1 and v2. At initial movement their position vectors are r1 and r2. तो कहते हैं कि start में इनका जो position vector है that is r1 and r2 position vector. The condition for A and B for their collision. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों ही पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो किस कंडीशन में वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। सी बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा वैसे कुछ खास तो रखा नहीं है बट स्टिल मतलब इतना भी ये नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। अब देख लो आपके पास दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ लेट अस से कि आपके पास जो दो पार्टिकल्स थे एक का एक पार्टिकल ऐसे मान लो उसका पोजीशन वेक्टर ये है एक वाले का, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये पार्टिकल है और ये है पोजीशन वेक्टर आर ए, दिस इज पार्टिकल ए मान लो, ओके ठीक है। दूसरा है आपके पास जिसका पोजीशन वेक्टर मैं बना रहा हूं और ये मान लो कि ये दूसरा वाला है, यू कैन कंसिडर इट ये सेकंड वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पर है पार्टिकल बी और इसका पोजीशन वेक्टर है आर बी, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 पे, स्टार्ट पे तो यही कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर इसका आर ए और आर बी है, ये भी t इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद क्या होगा बेटा, कुछ टाइम होगा, कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद दोनों मूव करेंगे, ठीक, और जब मूव करेंगे तब ये एक दूसरे के साथ कोई कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो कोल्यूजन के लिए सिंपल सी कंडीशन है, अगर ये वाला पार्टिकल मान लो ये रेड वाला जो मैंने बनाया मान लो अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया, अरे मान लो कुछ टाइम के बाद यहाँ तक आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया t इज इक्वल टू टी पे, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, इसकी वेलोसिटी v1 है ना और टाइम t है, तो v1 वन इंटू टी, दिस इज द डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की होगा, डिस्टेंस इंटू टाइम। और b पार्टिकल क्या करेगा, चूंकि b वाले पार्टिकल को कोलाइड करना है इसके साथ, तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, इसी की तरफ चलेगा ना, सिंपल है, और वहां पर पहुंचकर उसके साथ कोलाइड कर देगा। तो बी पार्टिकल भी पहुंचा यहाँ पे t इज इक्वल टू टी पे, बी पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी v2 इंटू टी, दिस इज द डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की होगी। अब क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कंडीशन क्या है कोलिजन के लिए वो पूछा है बेसिकली। तो ये जो वेक्टर यहाँ से यहाँ बनेगा ना, let us say I will draw the arrow to this vector, this will be, let us denote this vector by capital R. Okay, we can just denote that, right? This is the position vector r1 for first, and then we have like this way, and this is the position vector for r2 and then another displacement vector. ओके जरा इस सारी कंडीशन को गौर से देखो और मुझे बोलो क्या क्या आपको मिल रहा है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स लगाओ और मुझे बोलो पार्टिकल ए के लिए, मुझे बोलो पहले, ठीक है। फॉर अच्छा चलो ए वी छोड़ो, इकट्ठे बताओ दोनों के लिए, उतना भी मुश्किल नहीं है, बता सकते हो। बताइए बेटा कि क्या आएगा वहां से आपको कंडीशन, कैपिटल आर यूनिट वेक्टर, क्या ये जो आर है ना वेक्टर आर, ये किसके बराबर आएगा, बस मुझे इतना बता दो ये आर किसके बराबर आएगा। दिस विल बी इफ यू से वेक्टर आर दैट इज यहाँ से ये आएगा आर ए और v1t है ना, या यहाँ से ये आएगा आर बी और v2t, ठीक है। तो इट विल बी, क्वेश्चन में शायद ये r1 एंड r2 दिया गया है पोजीशन वेक्टर्स, हम सेम डिनोट करेंगे r1 एंड r2, विल नॉट डिनोट r a एंड r b। तो क्वेश्चन में चूंकि r1 और r2 दिया गया, सो वी विल राइट r1 एंड दिस वन वी विल राइट r2, ओके। दैट्स द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज आप रख सकते हो वेरिएबल्स का नाम, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे बोलो क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा ना r1 प्लस v1t है ना, तो इस विल बी r1 प्लस v1t लिख सकते हैं, या ये तो इस वाले ट्रायंगल से है, इस नीचे वाले ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट r2 प्लस v2t, ओके दिस इज द कंडीशंस, ठीक है। तो मुझे बोलो यहाँ से कैन राइट r1, इस r2 को इस साइड पे लेके जाओ माइनस r2, या ऐसे करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, हम यहाँ पे r2 रख लेते हैं अपनी पोजीशन पे और वहां से r1 को लेके आते हैं, तो r2 माइनस
R1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे है ना V1T अपनी ही पोजीशन पे, V2T को वहां पे लेके जाओ, बस इसको वहां ले गए और इसको यहाँ लेके आए, ठीक है। तो यहाँ से आएगा V1 माइनस V2 इंटू टी कॉमन, दैट इज R2 माइनस R1। ओके, तो यहाँ से टी निकालो, R2 माइनस R1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, V2 माइनस V1, ठीक है। दिस इज द टाइम आफ्टर विच कोल्यूशन ऑकर्स, दिस इज द टाइम आफ्टर विच कोल्यूशन ऑकर्स। ओके, ये वो टाइम है जिसके बाद कोल्यूशन ऑकर्स, कोल्यूशन हो जाता है, इतने टाइम के बाद कोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये टाइम जो है हम सबको पता ही है कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, टाइम प्योरली स्केलर है, तो आई विल पुट जस्ट दिस मॉड्यूलस साइन इज हियर, जस्ट टू बी श्योर कि हम गलती ना करें, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो इस t का वैल्यू यूज करो आप यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इस टाइम का वैल्यू इस वाली इक्वेशन 1 में आप वापस पुट कर दो, क्या आएगा V1 माइनस V2, या इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन नहीं रखते हैं वरना एक स्टेप लंबा हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये V2 माइनस V1 इंटू टी के बदले कंडीशन क्या है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1, ओके, देन इट इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो यहाँ से कंडीशन लिखेंगे V1 माइनस V2, आई गेस आई एम क्लियर, ओके, V1 माइनस V2, ठीक। देन वी हैव ए वाले डिवीजन में मॉड्यूलस ऑफ V2 माइनस V1, दैट इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1, और ये मॉड्यूलस वाला डिवीजन में वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोल्यूशन, ओके। आई गेस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है ना, सिंपल है। अगर ये अभी भी नहीं समझ आ रहा है, इस वाले स्टेप को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा लिख सकते हैं V1 माइनस V2, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। इनटू इस साइड पे लिख लेते हैं R2 माइनस R1 अलग से मॉड्यूलस, डिवाइड बाय इस वाले पार्ट को अलग से मॉड्यूलस V2 माइनस V1, ठीक है, दैट इज R2 माइनस R1। फिर अगला स्टेप देख लो कैसे किया, ठीक है, सिंपल है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर collision to occur. Okay, so it is V1 minus V2, not V2 minus V1. Okay, V1 minus V2. Okay, you can just correct it. V1 minus V2, not V2 minus V1. V1 minus V2. But it doesn't matter at all. V1 minus V2 और V2 minus V1, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम निकाल रहे हैं ना, हमें बाकी किसी और चीज के साथ वेक्टर तो नहीं कैलकुलेट करें, मॉड्यूलस लगा के कर रहे हैं। तो V2 minus V1 हो या V1 minus V2, but to be exact and correct, it is V1 minus V2. Okay, so this is the condition for perfect collision to occur in this case, okay. Now I am taking your third doubt. This is one of the simplest question. Okay, let us take your next doubt. I am saying we'll take this one, 69 now. Question number 69. It is saying that there is a car which starts from rest and moves with a constant acceleration, then it moves with constant acceleration. The ratio of distance covered in nth second means आपको निकालनी है distance in nth second, nth second में जो distance होगी, and distance in n seconds, और n second में जो distance होगी, उन दोनों का रेशो। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ, मान लो आपसे कोई पूछ रहा है 6th सेकंड में, 6th सेकंड मतलब ये नहीं पूछ रहा है 6 सेकंड्स में, नहीं नहीं 6th सेकंड में, खाली जो लास्ट वाला 6th सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस होगी, मतलब एस 6th, और जो डिस्टेंस n सेकंड्स यानी 6 सेकंड्स के अंदर टोटल t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स तक जो डिस्टेंस होगी, इन दो डिस्टेंसेस का रेशियो निकालिए। पहले बोल रहा है कि जो 6th सेकंड में डिस्टेंस होगी वो, और जो टोटल डिवाइड डिस्टेंस होगी 6 सेकंड के अंदर, t इज इक्वल 0 से लेके t इज इक्वल 6 तक, उन दोनों का मुझे रेशियो बताइए क्या आएगा। चलो कोई मसला नहीं, बताते हैं, कौन सा बड़ा ये है, सिंपल तो है कहानी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब मुझे बोलो, पहले मुझे बोलो डिस्टेंस इन nth सेकंड,
nth सेकंड में जो डिस्टेंस होती है दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब चूंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है बॉडी, तो u तो 0 है, प्लस a/2 इंटू 2n-1। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड दैट इज a/2 2n-1। ओके, लेट मी से इट वन। नाउ t इज इक्वल टू n सेकंड्स। अब बोलना है ना इन n सेकंड्स, तो t के बदले n देना है वैल्यू। इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू इज 0 और t के बदले n है, हाफ ऑफ a आपको नहीं पता और t के बदले n है, तो दिस विल बी s इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2, पहली टर्म 0, दूसरे में a/2 इंटू एन स्क्वायर। दिस इज सेकंड। नाउ दोनों का रेशो देखिए, डिस्टेंस इन nth सेकंड डिवाइड बाय डिस्टेंस इन n सेकंड्स दैट इज a/2 2n-1 divided by this will be a/2 n square. This a/2 and this a/2 goes, it will be 2n-1 divided by n square. This will be 2 by n minus 1 by n square. So this is the distance traveled in nth second divided by distance traveled in n seconds. This is the simplified version of the question. Okay, सिंपल है। तो अब देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। लास्ट थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो वी हैव थर्ड वाला ऑप्शन, that's basically this one is correct option, right? So it is one of the simple questions again. Now question number 61 ले लेते हैं। तो कह रहा है कि at any instant of time the acceleration and velocity of the particles are given by, so you are given velocity as well as acceleration and change of the part acceleration भी पता है, velocity भी पता है, rate of change of speed बोला है, rate of change of speed। देखो इसमें मेरे ख्याल से कंफ्यूजन होना एक लाजिम सी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो चीजें हैं। जब मैं कहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट सिंपली मींस एक्सेलरेशन, दैट सिंपली मींस एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन कहेंगे, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो भी एक्सेलरेशन ही कहेंगे। लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, या बोथ, दोनों चीजें चेंज हो तब भी हम एक्सेलरेशन ही कहेंगे। ओके, सो वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज dv/dt, dv/dt, दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन जब कहा जाता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब इसमें क्या है, इस कहानी में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, डायरेक्शन को आप कंप्लीटली एक्सक्लूड कर रहे हो, आप डायरेक्शन ले ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। और इसको हमेशा हम लोग एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं। मैकेनिक्स में ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, इसको हम एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, दिस थिंग इज सिंपली dv/dt। ये जो मॉड्यूलस ऑफ है ना, दैट स्पीड, स्पीड कितना चेंज होगा, तो dv/dt। एंड इट्स नॉट नेसेसरी इट्स ऑलवेज एक्सेलरेशन, इट्स नॉट एक्सेलरेशन, ऑलवेज एंड ऑलवेज नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होती है। बट देखो इसका एक बहुत ही प्यारा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझोगे तो। इफ दिस इज द, से फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, लेट अस से दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एंड मान के चलो कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, यहाँ से वेलोसिटी है, this is the velocity, okay, let us try it in a proper way, this is the velocity, ये velocity है, ठीक है। एंड आई एम एज्यूमिंग यहाँ पे कि दोनों के बीच में कुछ एंगल है ना, थीटा है। तो आप एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स, एक निकलेगा यहाँ से a cos थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर में निकलेगा a sin थीटा। तो आप बोलोगे सर ये जो है ना, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, it is the component of acceleration along velocity, along velocity, मतलब people call it as a tangential component, tangential component।
Okay, and this is the component of velocity, component of acceleration, normal to velocity, normal to velocity, and people call it as a normal component. See how beautifully scientists have represented this concept. साइंटिस्ट कहते हैं ये जो कंपोनेंट होता है ना, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मतलब ये हमें ये वाला कंट्रीब्यूशन देता है, मैग्नीट्यूड कितना चेंज होगा वेलोसिटी का, मतलब स्पीड कितनी चेंज होगी। और ये जो कंपोनेंट है ना, दिस विल गिव अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ओके, दिस विल गिव अस रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। बेटा दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। This is will give us rate of change of direction. That will give us direction sense, but this will give us rate of change of speed. So you need to focus on this component. आपको खाली यही component चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी देता हूँ कैसे निकालते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालो, ठीक है ना, देखो कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालो, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ऑलवेज डू वन थिंग, फाइंड आउट ए वेक्टर ए डॉट वी कैप, वेक्टर ए डॉट वी कैप। आपको पता है ये वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, यही वेक्टर आपको बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इस पे क्वेश्चंस अक्सर आईआईटी में आते हैं, नीट लेवल में नहीं आते हैं, बट स्टिल सिंस यू हैव आस्क्ड सो आई विल आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप, और वेलोसिटी जो दी गई है ना इस वाले क्वेश्चन में, वेलोसिटी भी दी गई है, दैट्स आल्सो गिवन। इसमें वेलोसिटी दी गई है 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर जो है अगर मैं निकालूं 6i प्लस 8j डिवाइड बाय रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, सो ये दिया गया है इसमें। सो यहाँ पे वी कैप का जब आप लिखोगे ना, दैट इज अंडर रूट आएगा ना 6i प्लस 8j डिवाइड बाय रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लो। आई नो यू विल गेट अ नंबर, आपको एक नंबर मिल जाएगा, है ना। और जब हम देखते हैं ना, इट्स नियरली अबाउट 1.7, आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट बट आई गेस इट विल बी 1.7 मीटर पर सेकंड। और आपके जो चार ऑप्शन है ना, आप उन चार ऑप्शंस में से हर एक को सॉल्व करके देख लो कि कौन सा करेक्ट आता है, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, देख लो कितने सारे वेक्टर्स दिए गए हैं, तो इन सब का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके देख लो कि कौन सा 1.7 के बराबर आता है, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ क्लास क्वेश्चन, इसमें टाइम लगेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। दैट इज बेसिकली इट्स मेन पॉइंट कि आपको कैलकुलेशन में उलझाया जाए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट solve this question, right? Okay, let's take your next question. This we have done. Okay, that's a theoretical question. We'll come to that. This is based on the retardation. Okay. Okay, I guess you have asked two more questions. Okay. Right. This one. This ship wala question I have. Oh, okay. This question number 32. Right. This is the question number 32, which you have asked me. A ship A is moving westwards with the speed of 10 km per hour, and ship B 100 km south is moving northwards with the speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them become a shortest. Okay. Okay, I'll explain this question. Okay, this is the simple one. क्वेश्चन क्या रहा है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक जो है ना, दो शिप्स हैं आपके पास। इफ दिस इज प्रॉपरली हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को बनाएंगे तब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट डायरेक्शन सेंसेस। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। नाउ हमारे पास दो शिप्स हैं, एक हमारे पास शिप ए है जो यहाँ से है, इसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है। और ये शिप, अच्छा दूसरी शिप है साउथ में जो है, साउथवर्ड्स, ये साउथ है ना, साउथवर्ड्स दूसरी शिप यहाँ पे है, पहली वाली शिप से 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे। और ये चल रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये चल रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके,
It's moving towards the north. Question is saying it's moving towards the north, right? With the speed of 10 kilometer per hour. It also has a speed of 10 kilometer per hour. ओके तो तुम्हें बताना है कि चूंकि ये इस तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ ये ऊपर जा रही है, तो कब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, कितने टाइम के बाद मिनिमम डिस्टेंस होगी। मान लो कुछ टाइम टी के बाद ये शिप यहाँ पहुंच गया, ये ए है ना, और कुछ टाइम बाद ये बी वाला शिप चलते चलते यहाँ पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में है। ओके मुझे बताएंगे कितना टाइम, सपोज टाइम टी में, तो यहाँ से ये कितना चला होगा, वहां से स्पीड है ना 10, तो 10 इंटू टी ये चला होगा। यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, 10 इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक। ओके और ये डिस्टेंस कितनी बची होगी, 100 माइनस 10t है ना। अरे टोटल में बेटा 100 है, 10t चला है, तो बचा कितना, 100 माइनस 10t। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ए डैश, दिस इज पॉइंट शिप बी, दिस इज बी डैश। ओके तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आएगा। इस डिस्टेंस को मानते हैं डी, तो डी कितना है, दैट इज डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर इज ए डैश स्क्वायर प्लस ए बी डैश स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज ए से लेके ए डैश, दैट्स 10t स्क्वायर प्लस ए बी डैश, दैट इज 100 माइनस 10t स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस फिर डी स्क्वायर दैट इज 100t स्क्वायर प्लस दिस इज a square, okay, plus b square is 100t square minus 2ab, that's 2 into 100 and 2000t square। okay so ये है ना आपके पास d आपके पास निकलेगा रूट ऑफ दिस थिंग, 100t square minus this thing plus 100t square minus 2000t। फिर उसके बाद क्या करो, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको आप s लिख दो फॉर एग्जांपल, इस डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही है ना कंडीशन फॉर मैक्सिमम, है ना मैक्सिमा। तो यहाँ से आपको डिफरेंशिएट करने के बाद t का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और t का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 5 आवर्स आता है जब मैंने सॉल्व किया था। ठीक, तो बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इस पूरे को आप सॉल्व कर दो, इस ना ds by dt को, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन सॉल्व इट। ओके दिस इज द सिंपल वन।